जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, तमाम विवाद के बाद आखिरकार शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके का उद्घाटन समारोह का निमंत्रण भेज दिया गया है। उनके साथ उनके चचेरे भाई राज ठाकरे, जो कि एमएनएस प्रमुख हैं, उनको भी निमंत्रण भिजवाया गया है और साथ में एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार को भी निमंत्रण भेजा गया है और इस बात की पुष्टि राम मंदिर न्यास ने कर दी है। अब भले ही ये निमंत्रण मिल गया हो, लेकिन इसके बावजूद इस बात को लेकर सस्पेंस है कि क्या उद्धव ठाकरे उस समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि उन्हें अयोध्या जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। जब भी उनका मन करेगा वे जा सकते हैं। इसके पहले भी वे जा चुके हैं अयोध्या कई बार। और इसके साथ साथ उद्धव ने बीजेपी पर आरोप भी लगाए कि बीजेपी अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन समारोह को एक राजनीतिक इवेंट बना रही है। संजय राउत ने भी बयान दिया और संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी की चले तो बीजेपी भगवान राम को ही अपना उम्मीदवार बना दे। इससे पहले जब तक निमंत्रण भेजने की खबर की पुष्टि नहीं हुई थी, तब तक शिवसेना की ओर से काफी तीखे बयान आए थे, क्योंकि शिवसेना को ऐसा लग रहा था कि शायद इस मौके पर उद्धव ठाकरे को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो संजय राउत ने यही कहा था कि ये तो एक राजनीतिक आयोजन होगा, लेकिन हम इसके बाद एक धार्मिक आयोजन करेंगे, एक धार्मिक उत्सव मनाएंगे। तो उसको लेकर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया और पूछा गया कि आपको आखिर निमंत्रण क्यों भेजा जाए। राम मंदिर आंदोलन में आपकी भूमिका क्या रही है जो आपको निमंत्रण भेजा जाना चाहिए। नितेश राणे, जो कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के सुपुत्र हैं, उन्होंने इस तरह का सवाल उठाया और कहा कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तो उस वक्त उद्धव ठाकरे मातोश्री में अपने बंगले पर कैमरा साफ कर रहे थे। फिर ये कहा कि ना तो अयोध्या के मामले में जो है उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है, ना ही जो 1992-93 में जो दंगे हुए उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उन पर हुई, कोई मामला दर्ज है। तो इस तरह के तमाम आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप काफी हुए, काफी विवाद हुआ, लेकिन अब ये स्पष्ट हुआ है कि इनको निमंत्रण दिया जा रहा है। लेकिन इस बात पर सस्पेंस बनाते हुए कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे उद्धव ठाकरे उस मौके पर, उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन में हमारी भूमिका क्या रही है, ये सीबीआई के दस्तावेज खंगाल के देख लें, उसमें हमारा नाम है। मैं खुद 2 बार सीबीआई के सामने हाजिर हुआ हूं। तो इस तरह से पलटवार किया उद्धव ठाकरे ने और साथ में यह भी कहा कि ये राम मंदिर जो है वो बीजेपी नहीं बनवा रही है, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है, जिसका कि बीजेपी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। हमारी तो मांग थी कि एक कानून बनाकर राम मंदिर वहां बनाना चाहिए। 2018 में शिवसेना ने ये नारा भी दिया था, 2019 के चुनाव से पहले, कि पहले मंदिर फिर सरकार। बीजेपी को याद दिलाया था कि आप मंदिर मंदिर कर रहे थे, आपके चुनावी मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनाने का वादा था, तो आप उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते मंदिर निर्माण के लिए। और उद्धव ठाकरे ने इसके बाद अयोध्या का दौरा भी किया अपने परिवार के साथ। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तब भी अयोध्या गए, उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी कई बार अयोध्या गए। और ये इसलिए अयोध्या बार बार जा रहे थे उद्धव ठाकरे, ताकि उनके ऊपर जो आरोप बीजेपी लगा रही थी कि कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाने के बाद उद्धव ने हिंदुत्व से समझौता कर लिया है, तो उस बात को गलत ठहराने के लिए उद्धव बार बार अयोध्या जा रहे थे। क्योंकि कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ ही शिवसेना की राजनीति हमेशा रही है। कांग्रेस एनसीपी हमेशा अपने आप को सेकुलरवादी पार्टी बताते आई, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की इमेज एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की थी। और ऐसे में जब महाविकास आघाड़ी बनी और इन तीनों ही पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, तो उसका जो मसौदा तैयार हुआ उसमें सेकुलर शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया था और उद्धव ठाकरे ने उस मसौदे पर अपने दस्तखत कर दिए। तो इससे बीजेपी ये कहने लग गई कि देखिए अब ये काहे के हिंदुत्ववादी, अब तो ये भी सेकुलरवादी हो गए हैं, कांग्रेस एनसीपी की तरह ही। तो ये आरोप लगता रहा। लेकिन जहां तक राम मंदिर मूवमेंट का सवाल है, तो ये राम मंदिर का आंदोलन ही था
जितने की शिवसेना और बीजेपी को 80 के दशक में एक साथ जोड़ा था। 80 के दशक की शुरुआत तक शिवसेना का मुद्दा था, शिवसेना मराठीवाद विचारधारा को अपनाए हुए थी। मराठी माणूस का हित, मराठी माणूस की नौकरियां, मराठी माणूस का स्वाभिमान। लेकिन तब बाला साहब ठाकरे को लगा कि जो मराठी का मुद्दा वो उठा रहे हैं, वो मुंबई और ठाणे से बाहर काम नहीं कर रहा है। अगर पार्टी को विस्तार चाहिए तो कोई बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा अपनाना चाहिए। तो मुद्दा सामने आया हिंदुत्ववाद के तौर पर। और फिर 1989 में जो पालमपुर अधिवेशन हुआ बीजेपी का, उसमें यह फैसला हुआ कि राम जन्मभूमि आंदोलन को जमीन पर शुरू करेगी पार्टी। उसके बाद 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा निकली थी। तो शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी के साथ आ गई और प्रमोद महाजन जो दिवंगत नेता थे बीजेपी के, उन्होंने इन दोनों पार्टियों का गठजोड़ कराने में अहम भूमिका निभाई थी। और इन दोनों पार्टियों ने तमाम चुनाव, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव एक साथ लड़े। और ये गठबंधन साल 2014 तक टिका रहा। हालांकि बीच में मनमुटाव होते रहे, वाद विवाद भी होते रहे, लेकिन 2014 का चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने अलग अलग लड़ा विधानसभा का। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसके पास बहुमत जितना आंकड़ा नहीं था, मैजिक फिगर जितना आंकड़ा नहीं था कि वो अकेले सरकार बनाती। तब शरद पवार वाली एनसीपी मदद के लिए आ गई और एनसीपी के विधायक तटस्थ रहे, जिससे कि बहुमत का आंकड़ा गिर गया और फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। और फिर बाद में जाके शिवसेना भी सरकार में शामिल हो गई पोस्ट पोल अलायंस के तहत। लेकिन 2019 में फिर से गठबंधन हो गया था चुनाव के वक्त। चुनाव के पहले फिर साथ में आ गए, लेकिन चुनाव के बाद फिर से अलग हो गए। और तब से शिवसेना और बीजेपी के बीच ये झगड़ा चल रहा है। फिर उसके बाद 2022 में शिवसेना में बगावत भी हुई और शिवसेना ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि ये बगावत बीजेपी ने ही करवाई थी। तो ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो इस वक्त सस्पेंस बना हुआ है कि क्या उद्धव ठाकरे 22 जनवरी को अयोध्या में दिखाई देंगे। अब तक उनकी ओर से भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है। शरद पवार ने तो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तब तक उनके पास इन्विटेशन आया नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इनवाइट भी नहीं किया गया। और दूसरा उनका कहना था कि धार्मिक स्थलों पर जाना ये निजी मामला है, इसको इस तरह से सार्वजनिक इवेंट नहीं बनाना चाहिए। तो देखते हैं 22 जनवरी को महाराष्ट्र के कौन कौन से चेहरे अयोध्या में नजर आते हैं। इसमें जो भी हलचल होगी हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।